So we will go ahead with chapter number 3, motion in a plane. हमने लास्ट सेशन में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज मोशन इन अ प्लेन, और बहुत बेसिक डेफिनेशन हमने देखे थे। सबसे पहले हमने डिफाइन किया था व्हाट इज मोशन। तो इफ यू रिमेंबर, इफ एन ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल if an object or an particle changes its position with time, then the object is said to be in motion. तो ऑब्जेक्ट मोशन में ऐसा कब बोलते हैं हम लोग, when the position of object changes with time. फिर हमने डिफाइन किया था व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हो, जिसको आप मोशन इन वन डायमेंशन भी बोलते हो। तो रेक्टिलिनियर मोशन मतलब when the position of object changes with time and it moves in a straight line, then the motion is said to be in rectilinear motion. In case of rectilinear motion, डिस्प्लेसमेंट जब पार्टिकल का होगा तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, मतलब मोशन एक सिंगल डायरेक्शन में है, मतलब पोजीशन वेक्टर में एक ही कंपोनेंट होता है। इमेजिन हमारे पास एक पार्टिकल है जो ओनली अलोंग एक्स एक्सिस मूव हो रहा है। इन दैट केस position vector will have only one component. So when we say that a particle is performing rectilinear motion, इसका मतलब उसके डिस्प्लेसमेंट में, उसके पोजीशन वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर हम डिनोट करते हैं आर बार से। पोजीशन वेक्टर में एक ही कंपोनेंट होगा, या होगा एक्स आई कैप, अदरवाइज इट इज वाई जे कैप, या फिर इट इज जेड के कैप। रिमेंबर दिस, 1D मोशन मतलब पोजीशन वेक्टर में एक सिंगल कंपोनेंट। फिर हमने डिफाइन किया था व्हाट इज मोशन इन अ प्लेन, मतलब मोशन इन 2 डायमेंशन। तो जब एक ऑब्जेक्ट मूव होगा विद टाइम, मतलब व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, मतलब इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम एंड इट मूव्स इन अ प्लेन, पिछले केस में हमने क्या बोला था, when the object changes its position with time and moves along a straight line. यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, when the object changes its position with time and it moves in a plane, then such a motion is called as motion in a plane or motion in 2 dimensions. अगर मोशन 2 डायमेंशन में है तो उसके पोजीशन वेक्टर में 2 कंपोनेंट्स होंगे, डिपेंडिंग ऑन प्लेन ऑफ मोशन कौन सा है। अगर ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर ऑब्जेक्ट वाई जेड प्लेन में मूव हो रहा है तो वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर ऑब्जेक्ट एक्स जेड प्लेन में है तो जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप, मतलब एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। तो in that case position vector will have 2 components, right, depending on which is the plane of motion. अब अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, if the object is performing motion in 3 dimension, 3-dimensional motion मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस क्लासरूम इज अ 3-dimensional रूम, यहाँ पे 3D स्पेस है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम एंड इट मूव्स इन अ वॉल्यूम, मतलब इट मूव्स इन 3 डायमेंशन, तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज इन 3D मोशन, ऑब्जेक्ट इज इन 3D मोशन, राइट। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3-dimensional। उस केस में पोजीशन वेक्टर के कितने कंपोनेंट होंगे, 3, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देन वी हैव स्टार्टेड विद रेक्टिलिनियर मोशन। हमको एक्चुअली मोशन इन अ प्लेन देखना है इन डिटेल, लेकिन मोशन इन अ प्लेन में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब मोशन इन 1D से आता है। तो सबसे पहले वी शुड नो इन डिटेल व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन। तो हमने रेक्टिलिनियर मोशन समझने के लिए लास्ट लेक्चर में हमने एक लाइन लिया था, एंड देयर इज अ पार्टिकल, हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज मूविंग अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन, विच इज मूविंग अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन, मतलब विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन। देन सबसे पहला बेसिक डेफिनेशन हमने बनाया था डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कैसे करते हैं, वो सिंपल, सिंस द पार्टिकल इज इन मोशन, मतलब सिंस द पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, तो एक गिवन टाइम इंस्टेंट पे, फॉर एग्जांपल टाइम t1 पे, फॉर एग्जांपल आई मेजर टाइम और मुझे दिखता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, x1 पे, राइट।
थोड़ी देर के बाद मेजर किया, मतलब t2 टाइम इंस्टेंट पे मेजर किया, तो एट टाइम t2 द पोजीशन इज x2, करेक्ट। पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो जब पार्टिकल x1 पे था, कब था, t1 टाइम इंस्टेंट पे, तब उसका पोजीशन वेक्टर था x1 बार, राइट। इसको आप x1 आई कैप भी लिख सकते हो, क्योंकि इस केस में मोशन इज अलोंग x एक्सिस। टाइम इंस्टेंट t2 पे पार्टिकल कहाँ था, x2 पे, तो उसका न्यू पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x2 बार। तो डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करने के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कैसे किया था, हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हो, कैसे करते हो, द डिफरेंस ऑफ position vector of the particle at two different instances of time. The difference in the position vectors of the particle at two different time instances is defined as displacement. So displacement s equal to, या फिर इसको डिनोट करते हो डेल्टा x बार is equal to final position vector minus initial position vector, right? सिंपल है, final position vector minus initial position vector. तो डेफिनेशन याद रखना, the difference in the position vector of a particle at two different time instances is defined as displacement, x2 bar minus x1 bar, final position vector minus initial position vector. For example, suppose time t1 पे पार्टिकल का पोजीशन था 1 मीटर, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर आएगा 1 i कैप। वाई 1 i कैप, क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, अलोंग x। और इमेजिन सेकेंड टाइम इंस्टेंट पे आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल इज, लेट अस से, इज एट 7 मीटर, तो x2 क्या आएगा, 7 i कैप। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 7 i कैप माइनस i कैप, मतलब कितना, 6 i कैप, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमको क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एंड एंड एट फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कभी भी it always start from initial position and ends at final position. यहाँ तक clear? Is this clear? Now moving ahead to the next definition. तो हमने इतना कल देखा था, अब इसके आगे now we have to define something called as distance, या फिर उसको आप बोलते हो path length. तो next basic definition is path length. The path length क्या है, very simple. Path length, for example, let us take example of practical example. आपका खुद का केस लेते हैं। ऐसी मैं यहाँ पे विंडो से देखता रहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मोशन में रोज चेक करता हूँ। तो मोशन क्या है, क्लास है यहाँ पे, आपका पिछला क्लास था समवेयर ओवर हियर, ओके। तो मतलब इससे पहले के लोकेशन से अपना क्लास, मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, इमेजिन दिस इज ओरिजिन। या यू आर स्टैंडिंग समवेयर, कहीं खड़े थे, वहां से कहाँ आना है, क्लास का आना है। कितना मीटर है, मैक्सिमम 200 मीटर है, मैक्सिमम 200 मीटर, राइट। लेकिन योर मोशन, आई टेल यू, ऐसा जाते हैं, ऐसा आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर फाइनली यहाँ आते हैं, करेक्ट, राइट। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर हुआ, दैट इज कॉल्ड एज पाथ लेंथ। The actual distance covered by the particle during the time of motion is called as path length, and displacement is just the vector from origin to, मतलब initial position to final position। मतलब फाइनली आपका डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर ही है, पर ऐसा हो सकता है कि आप 200 मीटर के 10 चक्कर काट के आ गए, मतलब योर डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर, बट द डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 200 मीटर, राइट। तो ये याद रखना। तो पाथ लाइन डिफाइन कैसे करेंगे, वेरी सिंपल थिंग, कैसे डिफाइन करोगे, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, यू नो, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूं मैं, यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव मतलब कौन सा वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, करेक्ट।
एंड साउंड वेव कैन पास थ्रू एयर। तो मैं बोल रहा हूँ बीच में एयर है, मैं बोल रहा हूँ साउंड जनरेट होगा, आपके कान तक पहुंच रहा होगा, दिस इज माई एक्सपेक्टेशन। पहुंच रहा है क्या, सुन रहे हो, डू यू हियर मी? यस, पक्का, हर एक वर्ड क्लियरली। तो मैं हर दिन बोलता हूँ व्हेन आई एम टीचिंग आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, तो ध्यान यहाँ पे चाहिए। व्हेन आई एम टीचिंग समथिंग, आप सब सिर्फ यहाँ ध्यान दोगे, नन ऑफ यू शुड बी स्पीकिंग। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, by the particle during the time of motion, during the time of motion is defined as path length, is defined as path length। बहुत सिंपल है, extremely simple concept। well by the way, अभी अभी मैंने को एक एग्जांपल दिया था, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्वांटिटी ये है स्केलर क्वांटिटी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेस डायरेक्शन की बात ही नहीं करने वाले। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ। पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन डायमेंशनली सेम है, यूनिट वाइज सेम है। ऐसा यूनिट है इसका मीटर, डिस्प्लेसमेंट का भी है मीटर, राइट? ऐसा यूनिट इज मीटर। now the clear, then dimensions of path length is, dimensions क्या है, L raised to 1। now the clear, good, simple concept, समझ में आया? यस, गुड। तो अब डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम दो डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे। यू नो फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। उसमें एक एग्जांपल था लेंथ का। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों के डायमेंशंस क्या है, लेंथ के। डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक वेक्टर है, एक स्केलर है। अब अगर आप डिस्टेंस यूज करते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हो, तो उसको आप बोलते हो स्पीड। अगर आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे तो उसको बोलोगे वेलोसिटी। तो नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशन इज स्पीड। स्पीड, तो हाउ विल यू डिफाइन स्पीड, कैसे डिफाइन करोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को क्या बोला था आपने, पाथ लेंथ। The rate at which a particle covers a distance per unit time, मतलब हर एक सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो the rate at which particle covers, the rate at which the particle covers distance is called as speed। ओके, तो बहुत सिंपल है। या तो और एक इसका डेफिनेशन है, कैसे डिफाइन करोगे? द रेशियो ऑफ path length to that of time is defined as speed। Okay, simple। The rate at which particle covers distance, rate मतलब हमेशा डिनोमिनेटर में टाइम होता है। तो रेट मतलब क्या, समथिंग इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कौन, टाइम। तो न्यूमरेटर में कौन है, डिस्टेंस, क्योंकि मैंने क्या होगा, द रेट एट विच पार्टिकल कवर्स डिस्टेंस इज डिफाइंड एज स्पीड। इफ यू वांट आप ऐसे भी लिख सकते थे, द रेट एट विच पार्टिकल कवर्स डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज स्पीड। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, with respect to time is defined as speed, or speed is the ratio of path length to that of speed नहीं, to that of time, distance upon time, path length upon time, speed define करना है। What is speed? Distance upon time, distance को क्या नाम बोला हमने, path length, right? Therefore speed is equal to path length upon time। So again, property number 1,
ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रॉपर्टी नंबर 2, SI यूनिट, मीटर पर सेकेंड। नंबर 3, dimensions of speed, L1 T-1. Good. And property number 4, types of speeds. ये कुछ नया है अब, क्योंकि अभी तक हमको सिर्फ पता था स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ स्पीड? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। पहले पूरा अच्छे से समझ लो कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या। फॉर एग्जांपल, आई एम द पार्टिकल हु इज चेंजिंग पोजीशन विद टाइम। अगर मैं हर सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता हूँ हर सेकंड में, तो व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड। हर 1 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा, राइट? सच अ स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसा हो सकता है कोई पार्टिकल है 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो अगले अगले 1 सेकंड में भी 5 मीटर कवर करेगा, उसके अगले सेकंड में भी 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, उसके अगले सेकंड में भी 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो सच अ स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड। तो पहला टाइप, फर्स्ट टाइप इज यूनिफॉर्म स्पीड। देखो, यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है सेम एवरीवेयर। जाते हैं ना स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के, what is the meaning of uniform there? Uniform dress code। वहां पे एक्चुअली वो यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है, सबके लिए ड्रेस कोड सेम है। व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ यू शुड लुक सेम। तो यू शुड, जब टीचर जब देखेगा तो हर डायरेक्शन में क्या दिखना चाहिए? सेम दिखना चाहिए। तो यूनिफॉर्म का मतलब चेंज नहीं होता। यहाँ पे भी यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? मैं कहीं पे भी पार्टिकल का, किसी भी टाइम पे पार्टिकल का स्पीड मेजर करता हूँ तो हमेशा क्या होना चाहिए? सेम। So when a particle covers equal distances in equal intervals of time, when a particle covers equal distances in equal intervals of time, then it is said to have यूनिफॉर्म स्पीड। साथ में एक एग्जांपल हमेशा बताना, you have to mention one example minimum। For example, a particle covering 5 meter distance in each second is said to have uniform speed of 5 meter per second। हमने जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा था तभी भी आपको डिफरेंस बताना था, आपको एक एग्जांपल बताना था। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया, आप एक जगह से स्टार्ट करते हो, आते हो क्लास पे, लेकिन बहुत घूम के आते हो, तो यू कुड हैव गिवन एग्जांपल। एक एग्जांपल दे देते। फॉर एग्जांपल, पार्टिकल was at 2 meter at T1, right? Then the particle goes to 8 meter and comes back to 6 meter। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 6 minus 2 मतलब कितना? 4। लेकिन डिस्टेंस कितना? 2 से 8 कितना? 6। 6 से वापस 2 से 8 गया, 8 से वापस कहाँ आया? 6। 2 से 8 कितना हुआ? 6। 8 से वापस 6 कितना है? 2। थोड़े 6 plus 2 8। डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर। डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर। डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। मैं बता देता हूँ, डोंट वरी, लुक हियर। पार्टिकल का T1 पे, T1 टाइम इंस्टेंट पे क्या पोजीशन था? 2 मीटर। फिर वो कहाँ गया? 8 मीटर। फिर वो कहाँ पे आया? 6 मीटर। फाइनल पोजीशन क्या है? 6। इनिशियल क्या है? 2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 आई कैप, 4 मीटर आई कैप। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँगी, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? 6 में से 2 माइनस कर लो, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल माइनस करो, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था तो क्या लिखोगे उसको? आई कैप। लेकिन डिस्टेंस की बात करोगे अगर, तो 2 से गया 8 मतलब 6 मीटर, 8 से आया 2 और 2 मीटर, 6 plus 2 is 8, राइट?
तो हर बार जब नया कुछ आप डिफाइन कर रहे हो तो एक एग्जांपल आपको बताना है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन दैट हियर, बट यू आर सपोज टू नो दिस, पता होना चाहिए ये। When a particle covers equal distances in equal intervals of time, then it is said to have uniform speed. For example, a particle traveling along x-axis covers 5 meters in each second, and then it is said to have a speed of 5 meters per second. Speed है तो डायरेक्शन बताने की जरूरत है क्या? नहीं। गुड। तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब होगा? When a particle covers unequal distances in equal intervals of time. For example, पहले 1 सेकंड में 3 मीटर कवर किया, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, उसके अगले 1 सेकंड में कुछ भी कवर नहीं किया, रुक गया वहीं पे, उसके अगले सेकंड में 5 मीटर कवर किया, तो such a speed is said to be non-uniform speed. तो when a particle, आप दोनों का डिफरेंस बताता हूँ मैं, बाद में देखेंगे। इसका तो नहीं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस पता होना चाहिए। When a particle covers unequal distances in equal intervals of time, then it is said to have non-uniform speed. यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? यस। तो सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है। एक केस में पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एक में पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देन थर्ड टाइप इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर सपोज यू आर ट्रैवलिंग, सपोज आप यहाँ से कहीं जा रहे हो, मे भी मुंबई जा रहे हो, ओके गुड। वहां पहुंचने के बाद होगा दोस्त होगा वहां पे, उसने पूछा कितने स्पीड से आए, तो एक दिमाग में प्रोसेस क्या होता है, रफली मान लो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस इज 400 किलोमीटर। इमेजिन आपको 10 घंटे लग गए, इमेजिन यू टेक 10 आवर्स। तो फिर आपको अगर स्पीड पूछा तो आप क्या करते हो? 400/10 मतलब कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। इस केस में आपने टोटल डिस्टेंस लिया, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। बट एक्चुअली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, तो कई बार हाईवे पे आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी होंगे, कई बार टोल प्लाजा आया होगा वहां रुके भी होंगे, भूख लगी होगी तो खाने के लिए भी रुके होंगे, स्पीड ब्रेकर आया होगा तो ब्रेक भी अप्लाई किया होगा, राइट? गाड़ी कहीं पे खराब हो गई तो रिपेयर भी किया होगा। तो व्हाट यू आर टेलिंग इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड डिफाइन करने के लिए इट इज वेरी सिंपल थिंग, एवरेज स्पीड। यहाँ से आगे इट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब नोटेशन एवरेज स्पीड को कैसे डिनोट करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन कैसे करोगे? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस covered by the particle to that of total time during which the motion takes place। मतलब मोशन के स्टार्ट होने से खत्म होने तक जो टाइम है, उस टाइम में जितना डिस्टेंस कवर हुआ, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। so it is the ratio of what? रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ भी बोल सकते हो, total distance covered by the particle to that of total time during which motion takes place, ओके ऐसा क्लियर? अब डिनोट करने के लिए नोटेशन इसका जो है हम यूज करते हैं वी एवरेज, राइट? और बाकी के नोटेशन में कॉम्प्लिकेटेड में जाऊंगा नहीं, जो सिंप्लीफाइड नोटेशन है वो हम देखेंगे।
जब जब नोटेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेट करने पड़ेंगे तब करेंगे, फिलहाल जरूरत नहीं है। फिलहाल एवरेज स्पीड की अगर बात कर रहे हो तो एवरेज स्पीड इज जस्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। या फिर इन सम बुक्स, इन सम बुक्स इस टोटल डिस्टेंस को ऐसा भी लिखना है, डेल्टा एस या डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो जब जब डेल्टा ये सिंबल यूज होगा मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की तब बात होती है जब मोशन खत्म हो गया, राइट। मैंने इसलिए बताया ना, ड्यूरिंग विच मोशन टेक्स प्लेस। तो एक बार मोशन खत्म हो गया तब पता लगेगा ना कि हमने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इतने टाइम में ट्रेवल कर लिया। तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। गुड। तो पहला था यूनिफॉर्म स्पीड, when a particle covers equal distances in equal intervals of time. दूसरा था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, when a particle covers unequal distances in equal intervals of time. तीसरा है एवरेज स्पीड, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस covered by the particle to that of time during which the motion takes place. और आखिरी में है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या? द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जांपल, गाड़ी चलाते चलाते सडनली हमारा स्पीडोमीटर पे ध्यान गया और स्पीडोमीटर शोइंग 55 किलोमीटर पर आवर। तो 55 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है वो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है। उससे पहले हो सकता है 60 थी, हो सकता है 100 भी था, हो सकता है 80 था। उसके बाद उस इंस्टेंट के बाद मे बी यू आर एक्सेलरेटिंग, राइट। तो उस इंस्टेंट के बाद मे बी यू आर एक्सेलरेटिंग, मतलब हो सकता है कि आप गाड़ी का स्पीड 55 किलोमीटर से बढ़ा दोगे, राइट। हो सकता है 60 कर लोगे, ब्रेक अप्लाई कर दोगे 40 पे जाओगे, लेकिन उस इंस्टेंट पे कितना था? 55। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द स्पीड, it is the speed of a particle, it is the speed of a particle at a given instant of time, at a given instant of time. इसको डिनोट करने के लिए हम लिखते हैं v। पिछले केस में लिखा था v एवरेज, यहाँ लिखते हैं v। पिछले केस में था डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, यहाँ पे लिखते हैं डी एस बाय डी टी। इसका और एक नोटेशन है जिसमें यूज करते हो लिमिट डेल्टा एस बाय डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये और एक नोटेशन है। मैथ्स में लिमिट हुआ क्या पढ़ के? नहीं। तो फिलहाल हम इसको सिर्फ एज ए नोटेशन समझेंगे। लिमिट्स में मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि लिमिट्स के लिए आपको थोड़ा मैथ्स का बेसिक्स चाहिए। सिर्फ नोटेशन डी एस बाय डी टी या फिर लिमिट ऑफ डेल्टा एस बाय डेल्टा टी और डेल्टा एस बाय डेल्टा टी एवरेज। तो लिमिट ऑफ एवरेज एस, इसको रीड कैसे करते हैं? लिमिट ऑफ किसका लिमिट है? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी एस एस डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू, एरो को रीड करते हैं टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0। फिर इसको रीड ऐसा करना है, समझ लो, बाकी आप बाद में लिमिट से सीखोगे। तो फिलहाल हमको जरूरत नहीं है मैथ्स की। अगर इफ यू बेसिकली जस्ट रिमेम्बर इट लाइक दिस तो भी चलता है। तो डी एस बाई डी टी मतलब इंस्टेंटेनियस की एवरेज, और डेल्टा एस बाय डेल्टा टी मतलब एवरेज। गुड, नाउ दैट क्लियर, फाइन। तो यू हैव 4 टाइप्स ऑफ स्पीड्स। सिमिलरली जैसे आपने स्पीड डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया? द रेट एट विच पार्टिकल कवर्स डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज स्पीड। वैसे ही आप वेलोसिटी डिफाइन करोगे। हाउ विल यू डिफाइन वेलोसिटी? द रेट of displacement of particle with respect to time is defined as velocity। फिर वहां पे था rate at which the particle covers distance, वो था स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है तो हम बोलेंगे द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ टाइम, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ टाइम
is defined as velocity. Is defined as velocity. या फिर it is the ratio of displacement of the particle to that of time during which the motion takes place. So it is the ratio of, किसका ratio है? It is the ratio of displacement. किसका displacement? Of the particle. रेशियो मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन है? डिस्प्लेसमेंट. तो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ टाइम. कौन सा टाइम? ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस. ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस. यहाँ तक क्लियर? यस. तो वेलोसिटी is nothing but displacement upon time. तो v bar equal to s bar by t. t के ऊपर बार मत डालना because time is a scalar quantity. Time cannot be a vector quantity. अगर time vector quantity होता तो time वेक्टर का डायरेक्शन होता है. जिसका डायरेक्शन होता है तो उसको आप फॉरवर्ड भी लेके जा सकते हो, बैकवर्ड भी लेके जा सकते हो. अगर टाइम वेक्टर होता तो आप फ्यूचर में भी जा सकते थे और पास्ट में भी जा सकते थे. राइट. तो टाइम के ऊपर कभी भी बार लिखना मत, क्योंकि इफ यू राइट डाउन अ बार टाइम के ऊपर अगर 30 बार लिख दिया तो इसका मतलब यू कैन गो बैक इन टाइम एंड करेक्ट योर मिस्टेक्स. यू कैन गो इन फ्यूचर एंड सी व्हाट हैपेंस टू यू. गुड. डन. तो जैसे हमने स्पीड के 4 प्रॉपर्टीज देखे थे. कौन से 4 प्रॉपर्टीज थे? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. वैसे ही वेलोसिटी के भी 4 प्रॉपर्टीज है. कौन सा पहला? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नंबर 2, यूनिट्स इसके भी मीटर पर सेकेंड. इसके भी यूनिट्स आएंगे मीटर पर सेकेंड. इसके भी डायमेंशन आएंगे L1 T - 1. इसके भी 4 टाइप आएंगे. जैसे 4 टाइप थे स्पीड के, इसके भी वही 4 टाइप. नंबर 1 यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. नंबर 1 इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में छोटा सा डिफरेंस है. यूनिफॉर्म स्पीड में आप बोलते हो व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड. यहाँ पे वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन भी है साथ में. स्पीड में डायरेक्शन था क्या? नहीं. तो यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा? व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, या फिर विदाउट चेंज इन डायरेक्शन. मतलब क्या? मतलब अगर पार्टिकल पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव हो रहा था तो अभी भी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव होना चाहिए. डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले प्लस एक्स की तरफ जा रहा था अब माइनस एक्स की तरफ आ रहा है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पहले वो एक्स एक्सिस में जा रहा था अभी वो वाई एक्सिस में जा रहा है. तो बिकॉज पॉसिबल है ना. फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम अ पार्टिकल. I am covering 1 meter in each second. 1 मीटर, फिर अगले मीटर में 1 मीटर, अगले सेकंड में भी 1 मीटर, अगले सेकंड में भी 1 मीटर. राइट. तो मेरा स्पीड क्या है? स्पीड मतलब क्या है? यूनिफॉर्म. मेरा वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है, क्योंकि मैंने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में और डायरेक्शन भी सेम था. लेकिन अब मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ वापस 1 मीटर पर सेकेंड, वापस 1 मीटर पर सेकेंड. तो अब स्पीड तो यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हुआ? चेंज. तो यहाँ पे सिर्फ 2-3 वर्ड एक्स्ट्रा लिखने हैं. When a particle covers equal distance in equal intervals of time without change in direction or in a given direction, then it is said to have uniform velocity. So पहला, first of all, let us write down title of it, uniform velocity.
तो फिजिक्स जितना सिंपल कुछ नहीं हो सकता। फुल मार्क्स 20 on 20, 25 on 25 ऐसा मिल सकता है आपको, प्रोवाइडेड कॉन्सेप्ट समझो लिखो। कैसे डिफाइन करोगे बताओ, बताओ बताओ। व्हेन अ पार्टिकल covers equal distances in equal intervals of time in a given direction या फिर without change in direction। तो एक ही बात है, इन अ गिवन डायरेक्शन लिखा तो भी चलता है, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन लिखोगे तो भी चलेगा। विदाउट चेंज इन डायरेक्शन then it is said to have uniform velocity, then it is said to have uniform velocity, right? now that's clear। तो अब जैसे हमने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड डिफाइन किया था, हमने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी डिफाइन किया था। when a particle covers unequal distances in equal interval of time, हर एक सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर नहीं करता, कभी 2 मीटर करता है, कभी 5 मीटर करता है, कभी 10 मीटर करता है, कभी नहीं भी करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसको हमने बोला था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। when a particle covers unequal distances in equal intervals of time without change in direction, मतलब यहाँ पे हर एक सेकेंड में डिस्टेंस चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। क्योंकि वेक्टर में चेंज कब होता है, जब या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो। तो या तो पार्टिकल हर एक सेकेंड में सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो भी उसको बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या फिर when a particle covers equal distances in equal intervals of time but this time what is changing is direction, with change in direction then the particle is said to have non uniform velocity। गुड। तो दोनों चीजें है, या तो डायरेक्शन सेम रहेगा, अगर डायरेक्शन सेम रहेगा तो क्या अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रहा है, राइट। अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है तो उस केस में क्या चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। तो या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या फिर डायरेक्शन चेंज होगा। इसको आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो डिफाइन कैसे करेंगे। व्हेन अ पार्टिकल covers unequal distances in equal intervals of time without change in direction, और हाँ विदाउट है वो, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। वैसे बाय द वे सही था, क्योंकि 3 केसेस बनते हैं। एक तो अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन सेम, डिस्टेंसेस अनइक्वल। दूसरा है डिस्टेंसेस इक्वल बट डायरेक्शन डिफरेंट। तीसरा है दोनों ही डिफरेंट। बोल सकते हो ना, मैंने पार्टिकल कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम विथ चेंज इन डायरेक्शन। तो 3 केसेस है, तो वो सही था बट डजंट मैटर, राइट। और when a particle covers equal distances in equal intervals of time with change in direction, or when a particle covers unequal distances in equal intervals of time with change in direction, ठीक है, दो ही लिखेंगे हम लोग, कोई भी दो, is known as, then the particle is said to have non-uniform velocity, then the particle is said to have non-uniform velocity, non-uniform velocity। इसके बाद वहां पे तीसरा केस कौन सा था, एवरेज स्पीड। यहाँ पे आएगा एवरेज वेलोसिटी।
वहां पे एवरेज स्पीड डिफाइन करने के लिए क्या बोला था आपने, रिमेम्बर? रिमेम्बर कैसे डिफाइन किया था? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल टू दैट ऑफ टोटल टाइम ड्यूरिंग विच मोशन टेक्स प्लेस। हाँ बोलोगे इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस। टोटल डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ही डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो एक चीज याद रखना, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो डजंट मेक एनी सेंस अगर स्पेसिफिकली जब मोशन अगर 1D में हो, मैंने अभी बताया आपको, पार्टिकल ने 2 मीटर से स्टार्ट किया, वो 8 पे गया, वापस 6 पे आया, डिस्प्लेसमेंट कितना? 4। मतलब आपने अल्टीमेटली क्या किया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। तो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, सेम डेफिनेशन बनेगा, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ टाइम, टोटल टाइम। टोटल टाइम बोल सकते हो, टोटल टाइम बोल सकते हो, क्योंकि ऐसा टोल्ड यू 2 से 6 पे गया, 6 से 10 पे गया, 10 से 8 पे आया, 8 से 9 पे गया, 9 से वापस 6 पे आया। अल्टीमेटली फाइनल पोजीशन इज 6 मीटर, इनिशियल पोजीशन इज 2 मीटर, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी कितना है, 4, राइट? लेकिन टोटल टाइम क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि इस पूरे मोशन में वो 6 मीटर पे 2 बार आया। पहले 2 पे था, फिर कहाँ गया 6, फिर कहाँ गया 8, फिर कहाँ गया 10, फिर कहाँ गया 9, फिर कहाँ आया 6, राइट? तो पूरे मोशन में 2 बार 2 अलग अलग टाइम इंस्टेंसेस पे वो 6 मीटर पे आया। तो अब टोटल टाइम बोलना पड़ेगा, राइट? तो टोटल टाइम करेक्ट वर्ड है, तो वो यूज करो, सिंपल। तीसरा टाइम क्या डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of displacement of the particle, displacement of the particle to that of, displacement of the particle to that of total time during which the motion takes place, motion takes place। And remember इतना बेसिक्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके हम मोशन को थ्योरेटिकली समझाते नहीं है, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। लास्ट बेंच यहाँ पे जाना होना चाहिए, यहाँ पे। तो in the upcoming topics we will just draw a graph, and from graph you are supposed to understand कि मोशन में क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल केस है भी कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ग्राफ बता दिया आपको, आप चाहो वाई एक्सिस पे जो भी प्लॉट करो, वाई एक्सिस पे आप पोजीशन भी प्लॉट कर सकते हो, वाई एक्सिस पे आप स्पीड भी प्लॉट कर सकते हो, और एक्सिस पे आप प्लॉट कर रहे हो टाइम। तो मैंने एक ग्राफ दे दिया, ऐसा ग्राफ है। व्हाट डज दिस मीन? सेम टाइम पे 2 अलग अलग पोजीशंस है, मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी एक टाइम का इंस्टेंस लेता हूँ, सपोज मैंने एक टाइम का इंस्टेंस लिया, इस एक सिंगल टाइम पे कितने पोजीशंस है? तो दिस केस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। गुड। so this is what you have to understand। इसके लिए सब बेसिक डेफिनेशन हमको देखने हैं। you have to understand all this basic definition। then अब एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन किया था, डिनोट कैसे किया था एवरेज स्पीड को? v एवरेज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे v एवरेज बार, क्योंकि ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। तो नोटेशन में सिर्फ वेक्टर बना दिया, डन। दिस इज द नोटेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। देन लास्ट केस, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी?
How do you define instantaneous velocity? It is the velocity of the particle at a given instant of time. जैसे instantaneous speed का क्या था? It is the speed of particle at a given instant of time. वैसे ही instantaneous velocity is the velocity of particle at a given instant of time. For example, गाड़ी चलाते चलाते सडनली मैंने देखा तो मुझे दिखता है 55 किलोमीटर पर आवर, लेकिन गाड़ी थोड़ा डिजिटल है, उसमें लिखा है डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। मतलब अभी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पता है और उसका डायरेक्शन भी पता है, तो 55 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, मतलब वो हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आपका जो गाड़ी है उसमें पुराने टाइप का, वैसे गाड़ी में नॉर्मली कंपास होता नहीं है जो डायरेक्शन बताया आपको, नॉर्मली यू डोंट नो, बट गूगल मैप तो है ना, गूगल मैप लेके चल रहे हो, उस पर लिखा होता है योर वेलोसिटी इज 55 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, मतलब यू आर मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो रिमेंबर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड में एक ही डिफरेंस है, डायरेक्शन। डन। द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। The speed of particle at a given instant of time in a given direction is instantaneous velocity. तो वैसा भी डिफाइन कर सकते हो, या अगर आपको लिखना है it is the velocity of a particle at a given instant of time, velocity of a particle at a given instant of time, at a given instant of time. Done. So notation wise also, इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिनोट करने के लिए क्या लिखा था, ds by dt। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या यूज करेंगे, ds बार by dt। नहीं, dt बार नहीं, टाइम कैन नॉट बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर टेस्ट में मेरे, कम से कम मेरे टेस्ट में कहीं पे भी गलती से dt बार लिख दिया तो मैं बाकी कुछ पढ़ूंगा नहीं, मैं 0 मार्क्स दे दूंगा सीधा। It is just to help you understand basic laws of physics। टाइम को आप वेक्टर नहीं बना सकते हो, बना सकता तो मैं भी तो पास्ट में जाके अपनी गलती करेक्ट कर लेता ना, राइट। कौन सी गलती? तो there are certain things that you should not be telling to everyone। Anyways, अब तो मोशन को अब थोड़ा सा रियल लाइफ में इमेजिन करो। मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन। सी हाउ द थिंग्स गेट कनेक्टेड। पहले हमने स्टार्ट किया बहुत सिंपल डेफिनेशन से, when the particle changes its position with time it is said to have motion or it is said to be in motion। फिर हमने देखा कि पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, हर एक सेकंड में कितना पोजीशन चेंज हो रहा है उसको बोल दिया हमने स्पीड। हर एक सेकंड में कितना पोजीशन चेंज हो रहा है इन अ गिवन डायरेक्शन उसको बोल दिया वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के चार टाइप देखे। पहला टाइप था यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज। वेरी गुड। तो अब मोशन में क्या सिर्फ पोजीशन ही चेंज हो रहा है? नहीं, द रेट एट विच द पोजीशन चेंजेस, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है ना, हम इज एक्सेलरेशन। हम सपोज गाड़ी चला रहे हैं, पहले हमारा वेलोसिटी था 10 किलोमीटर पर आवर, अब हमने कर दिया 15 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली एक पार्टिकल जो मोशन परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है उसका पहले सेकंड में स्पीड था 1 मीटर पर सेकंड, मतलब पहले सेकंड में 1 ही मीटर डिस्टेंस कवर किया, दूसरे सेकंड में स्पीड हो गया 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में स्पीड हो गया 3 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड में स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकंड, पांचवें मीटर में हो गया 5 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस के साथ साथ स्पीड भी चेंज हो रहा है, मतलब पोजीशन के साथ साथ स्पीड इज आल्सो चेंजिंग। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 5 सेकंड्स, पहले सेकंड में कितना था? 1 मीटर, दूसरे सेकंड में 2, 1 और 2 3, तीसरे में 3, 3 और 3 6, चौथे में 4, 6 4 10, पांचवें में 5, 15 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इज 15 मीटर। तो जब पार्टिकल का स्पीड भी चेंज होता है विद टाइम, देन इट इज सेड टू हैव एक्सेलरेशन, राइट। लेकिन रिमेंबर, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
So you cannot say rate of change of speed, but you should say rate of change of velocity. Correct? Good. So it is a vector quantity. Number 2, units meter per second square. Number 3, dimensions L1 T minus 2. इसमें भी 4 टाइप है, वही 4 टाइप है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मतलब कैसे डिफाइन करोगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया था? व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल इंटरवल्स इन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. करेक्ट. अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करोगे? If the rate of change of velocity of particle is equal in equal intervals of time, मतलब हर एक सेकंड में पार्टिकल का वेलोसिटी सेम अमाउंट से चेंज हो रहा है. पहले सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड था, दूसरे में 2 मीटर पर सेकंड हो गया, तीसरे में 3 मीटर पर सेकंड हो गया, चौथे में 4 मीटर पर सेकंड हो गया. मतलब हर एक सेकंड में चेंज कितना है? 1 मीटर पर सेकंड. If the rate of change of velocity of a particle is equal in equal intervals of time, then it is said to have uniform acceleration. If the rate of change of velocity of particle is unequal in equal intervals of time, it is said to have non-uniform acceleration. For example, पहले सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड था, दूसरे सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड था, तीसरे में हो गया 10 मीटर पर सेकंड, चौथे में हो गया 5 मीटर पर सेकंड. राइट. तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो चेंज है, इट इज नॉट कांस्टेंट विद टाइम. राइट. फिर हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज एवरेज acceleration. It is the velocity of particle, better would be it is the change in velocity of the particle, total change in the velocity of particle to that of total time for which the motion takes place. And lastly हम define करेंगे instantaneous acceleration.